दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर.के. वर्मा में। और आज हम आपको तानसेन और बीरबल की बुद्धि परीक्षा बहुत ही मजेदार कहानी सुनाएंगे और साथ ही 5 और नई मजेदार कहानी सुनाएंगे। वीडियो को पूरा जरूर सुने। दोस्तों, अकबर बादशाह का दरबार 9 रत्नों से विभूषित था। उनमें एक रत्न का नाम तानसेन भी था। ये जाति का मुसलमान और गान और वाद्य विद्या में बड़े पंडित थे। इनकी गाने की विशेष कला देश देशांतर में फैली हुई थी। दूर देश के राजे अक्सर तानसेन के गाने को सुनने के लिए दिल्ली आते थे और उसका गान सुनकर लौट जाते थे। अपने राज्य में जाकर वे तानसेन की बड़ी प्रशंसा करते। इरसाले तानसेन पर दिल्ली के मुसलमानों का बड़ा अभिमान था। वे समझते थे कि तानसेन दिल्ली दरबार में सर्वश्रेष्ठ पुरुष है। परंतु बीरबल को इससे भी बड़े पद पर देखकर उनको बड़ा क्षोभ उत्पन्न होता था। वे हमेशा बीरबल को गिराने की ताक में लगे रहते थे। यहाँ तक कि छिपे तौर से समय समय पर बादशाह के सामने तानसेन की प्रशंसा किया करते थे। एक दिन रविवार के समय बादशाह बैठे हुए थे और बहुत से मुसलमान दरबारी उनसे बातें कर रहे थे। एक मुसलमान ने मौका देखकर तानसेन की बुद्धि विशेषता पर वार्ता छेड़ी। वह जब कभी तानसेन की बड़ाई करता तो वहां बीरबल का नाम अपनी जबान पर नहीं लाता था। उसकी बराबर की प्रशंसा सुनते सुनते बादशाह ऊब गए और मुसलमान दरबारियों का भीतरी भाव समझकर बोले, मैं तुम लांगों के मुख से तानसेन की बारंबार प्रशंसा सुना करता हूँ और मुमकिन है कि तुम्हारा कहना सत्य भी हो, परंतु फिर भी वह बीरबल को बराबरी करने योग्य नहीं है। बादशाह के इस मार्मिक फटकार से मुसलमान दरबारियों को बड़ा कष्ट हुआ, परंतु वे दरबार के समय और कुछ न कहकर चुप रह गए। जब दरबार समाप्त हो गया तो वे संध्या समय एक सरदार के यहाँ एकत्रित हुए और आपस में अंतरंग मीटिंग कर उस सरदार की बैठक को तात्कालीन सामग्रियां से खूब विभूषित किया। बैठक के मध्य में बादशाह को बैठने के लिए एक सुवर्ण निर्मित सोने का सिंहासन सजाकर रखा गया। तानसेन भी अपने वाद्य सामग्रियों के सहित पधारे। तब कई गण्यमान्य सरदार आपस में मिलकर बादशाह के पास गए और आग्रह कर उन्हें अपने सरदार की बैठक में ले आए। उधर सरदार के कर्मचारियों ने बादशाह के आने के पहले ही कमरे में दीपकों को सजाकर रख छोड़े थे। दीप के तेल बत्ती से लैसकर बिना जलाए ही रखो गई थीं। बादशाह के आने पर तान ने दीपक राग गाने के आज्ञा दी गई। तानसेन के दीपक राग छेड़ते ही सारे दीपक आप से आप जल गए और सरदार की बैठक एकाएक प्रकाशित हो गई। गर्मी का मौसम था। उस दिन बड़ी गर्मी बढ़ रही थी। तानसेन ने देखा कि गर्मी की अधिकता से बादशाह बेचैन हो रहे हैं, अतएव तुरंत मलार गाने लगा। मलार गाते ही वृष्टि होने लगी और थोड़ी ही देर में सब गर्मी शांत हुई। ऐसी उपयुक्त वृष्टि से सब लोग बड़े हर्षित हुए। इन घटित घटनाओं को देखकर बादशाह को बड़ा हर्ष हुआ। मुसलमान सरदार तो अपना मतलब गांठने के लिए ही यह समाज एकत्रित किए हुए थे। बादशाह को हर्षित देखकर मुमताज उद्दीन नामी सर्वश्रेष्ठ उमराव हाथ जोड़कर बोला, पृथ्वीनाथ, अब आपको तानसेन की बुद्धि विशेषता पर संदेह करने का कोई कारण शेष नहीं रह गया होगा। आशा है कि आप आज से तानसेन की बुद्धि को बीरबल की बुद्धि से श्रेष्ठ मान लेंगे और न्याय की मर्यादा कायम रखने के लिए तानसेन को बीरबल का पद प्रदान करेंगे। कई दूसरे सरदारों ने भी पहले सरदार की प्रार्थना का अनुमोदन किया। सब सरदारों की सम्मति समझ चुकने के पश्चात बादशाह बोले, हाँ, यह आप लोगों का कहना सत्य है कि तानसेन बहुत बड़ा विद्वान है, परंतु फिर भी वह बीरबल की समता नहीं कर सकता। यदि तुम लोगों को विश्वास नहीं है तो वह दिन नजदीक है जबकि मैं सारी बातें प्रत्यक्ष करके तुम्हें दिखला दूंगा। कुछ दिनों तक बादशाह ने इस बात की चर्चा नहीं की। जब उन्हें भली भांति विदित हो गया कि अब सरदारों को बात भूल गई तो एक दिन ब्रह्मदेश के बादशाह के नाम एक पत्र लिखकर तानसेन और बीरबल को एक साथ भेजने का निश्चय किया। पत्र के भीतर लिखा हुआ था कि इस पत्र को ले जाने वाले इन दोनों आदमियों को तुरंत शूली दिला देना।
पश्चात बादशाह ने बीरबल और तानसेन को बुलाया और कुछ आवश्यक कार्य का बहाना कर दोनों का पत्र देकर ब्रह्मदेश के राजा के पास भेज दिया। इनको भेजते समय बादशाह चोले, देखो तानसेन, यह बड़ा गूढ़ काम है, यदि दूसरे को भेजूं तो यह हल नहीं हो सकता, इसलिए बहुत समझ बूझकर तुम्हा दोनों को भेज रहा हूँ। अविलंब ब्रह्मदेश के महाराज के पास जाओ और जैसे हो सके इसको निपटाकर शीघ्र वापस लौट आओ। उन्होंने बहुत अच्छा कहकर पत्र को ले लिया और घर पर पहुँच रास्ते के लिए खाने पीने का प्रबंध कर ब्रह्मदेश के लिए प्रस्थान किया। बीरबल रास्ते में मनोमन अनुमान करता जा रहा था, हो न हो इस काम के अंदर कोई गूढ़ भेद छिपा हो, खैर देखा जाएगा। अब तो थोड़े दिन पश्चात वह सामने ही आने वाला है, नाहक मूर मारने से क्या लाभ, समय आने पर विवेक से काम लेना होगा। इधर तानसेन ने अपने मन में अनुमान किया, यह कोई बहुत कठिन काम होगा जो केवल बीरबल के किए नहीं हो सकता था, इसलिए बादशाह ने मुझको भी उसके साथ भेजा है। लो अच्छा ही हुआ, भ्रमण का भ्रमण होगा और गायन सुनाकर राजा को प्रसन्न कर पारितोषिक अलग से लूंगा, ऐसा अनुमान कर वह मन में फूला नहीं समाता था। बादशाह ने इनको सवारी के लिए तेज घोड़े दिए थे, इसलिए थोड़े ही दिनों की यात्रा के पश्चात ये ब्रह्मदेश की राजधानी में जा पहुंचे। जिस समय ये ब्रह्मदेश के सरहद पर पहुंचे सूर्यास्त हो रहा था। कोई परिचय का भी नहीं था, लाचार होकर वह रात्रि नगर के बाहर ही टिककर बितानी पड़ी। ब्रह्मा देश जंगल और पहाड़ों से भरा पड़ा है, इनको वहां की आब हवा का कुछ भी ज्ञान न था, अतएव बीरबल की अनुमति से उन दोनों ने बारी बारी 2-2 घंटे की सोने और जागने की ओसरी बनाया। जब बीरबल सोता तो तानसेन पहरे पर रहता और जब तानसेन सोता तो बीरबल पहरे का काम करता। बीरबल अभी प्रथम पहर के पहरे पर था कि इसी बीच वहां पर एक वृद्ध पुरुष आया और इनका ढंग देखते हुए इन्हें परदेशी समझकर बोला, आप लोग मुझे परदेशी से जान पड़ते हैं और यह स्थान जंगली है, यहाँ पर सिंह का आक्रमण हुआ करता है, अतएव रात्रि में तुम्हारा यहाँ निवास करना अच्छा न होगा। तुम लोग चलकर मेरी झोपड़ी में विश्राम करो, सुबह होते ही अपने रास्ते चले जाना। बीरबल ने पहले तो बूढ़े के प्रस्ताव को अनमनस्क होकर टाल दिया, परंतु उसके बारंबार आग्रह करते रहने पर दोनों अपने 2 घोड़ों पर सवार होकर उसके साथ हो लिए। कुछ दूर चलकर बूढ़े का झोपड़ा मिला। वह घोड़ों को अपने बाड़े में बंधवाकर उन्हें झोपड़े में लिवा ले गया और उनके विश्राम के लिए 2 पृथक पृथक स्थान दिखलाकर आप भी अपनी चारपाई पर जा लेटा। सवेरा होते ही बीरबल वहां से प्रस्थान करने को तैयारी करने लगा। इतने में वह बुढ़ा ठेकता 2 आ पहुंचा और बीरबल से आग्रह पूर्वक बोला, आप लोग न जाने मेरे किस पूर्व पुण्य से इस झोंपड़ी में आ गए हैं। रात्रि में आपके भोजनादि का कुछ प्रबंध नहीं हो सका, जिस कारण मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ, परंतु अब आपको यहाँ से बिना भोजन किए जाना मुनासिब नहीं है। मुझ दीन की यह क्षुद्र सेवकाई आपको स्वीकार करना उचित और धर्म संगत है। बीरबल ने देखा कि एक तो हम लोग एक दिन के भूखे हैं, दूसरे परदेश का मामला है, कब भोजन की व्यवस्था होगी और कब नहीं, इससे बेहतर है कि इस बुढ़े वाली करके चलें। बुढ़ा बीरबल की स्वीकृति प्राप्त कर प्रसन्न हो गया और तुरंत जंगली खाद्य सामग्रियों को लाकर उनको भोजन कराया। तब दोनों प्रसन्न प्रसन्न बुढ़े से अनुमति लेकर नगर की तरफ अग्रसर हुए। ब्रह्मदेश की राजधानी आवा नगरी बड़ी मनोरम थी। वहां को सड़कें और उच्च अट्टालिकाओं की उपमा दिल्ली नगर से कहीं बढ़ चढ़कर थी। राजा बड़ा दयालु, साहसी और प्रजावत्सल था। ऐसे राजा के सुशासन में प्रजा बड़ी खुशहाल थी। क्या मजाल कि कोई सबल किसी निर्बल पर प्रहार करे। शेर बकरी एक घाट पानी पीते थे। विशेष कहना वाक्य चातुरी दिखलाना होगा। वहां हर तरह से राम राज्य था। राज्य वर्ग के कर्मचारी बड़े धर्मपरायण और ईमानदार थे। घूसखोरी कतई बंद थी। सिफारिश करने वाला स्वयं दंडनीय किया जाता था। ऐसी सुंदर नगरी की सुंदर व्यवस्था को देखते सुनते तानसेन और बीरबल चले जा रहे थे।
इनकी उत्तम दो पोशाकों को देखकर वहां के निवासी उन्हें उच्च वंशीय समझकर उनका सब जगह स्वागत करते थे। वे राजसभा को पूछते हुए नगर में चले जा रहे थे कि इसी बीच चौकीदार ने पूछा, आप लोगों का यहाँ आना किस निमित्त हुआ है और आपका कहाँ से शुभ आगमन हुआ है? बीरबल बोला, हम दिल्ली के निवासी हैं। बादशाह का पत्र लेकर यहाँ के राजा से मिलने आए हैं। इनका आशय समझकर चौकीदार इन्हें राजा सभा में ले गया और ड्योढ़ी पर ठहराकर आप राजा के पास जाकर इनके आने की सूचना दी। राजाला प्राप्त कर वह इन दोनों को महाराज के सन्निकट पहुंचा दिया। ये बड़े अद्य से सलाम कर महाराज की आज्ञा से बहिएक स्थान पर बैठ गए। जब महाराज राजकीय कामों को खत्म करके निश्चित हुए तो इनके आने का कारण पूछा। बीरबल कुछ उत्तर न देकर बादशाह का दिया हुआ पत्र महाराज। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दो खटीक और तेली नई मजेदार कहानी। एक दिन दिल्ली नगर के एक खटिक और तेली के अंतर्गत कुछ विवाद खड़ा हो गया और वे आपस की लड़ाई को लेकर न्याय कराने के अभिप्राय से बीरबल के पास पहुंचे। तब बीरबल बोला, आप लोगों में कौन वादी है और कौन प्रतिवादी? तेली अपने को वादी बतलाता और खटिक अपने को प्रतिवादी। बीरबल ने कहा, अच्छी बात है, तुम लोग अपना ठीक ठीक हाल बयान करो। तेली ने कहा, दोवान जो, मैं अपनी एक छोटी सी दुकान अमुक महल्ले में रखता हूँ। एक दिन जबकि मैं अपनी दुकान पर बैठा माल खरीद फरोख्त कर रहा था, यह खटिक मेरी दुकान पर आकर मुझसे तेल मांगने लगा। मैंने इसके बार दो मांगने पर और कामों का हर्ष करके इसको तत्काल तेल दे दिया। दूसरे कामों का बहुत संझट था, फिर मैं उन कामों में लिपट गया। जब कुछ देर बाद उन झंझटों से खाली हुआ तो क्या देखता हूँ कि पैसे की थैली गायब है। उतने समय के बीच इसके अतिरिक्त कोई दूसरा व्यक्ति मेरी दुकान पर नहीं आया था, जिस कारण मुझे इस खटिक पर संदेह हुआ और तुरंत इसके पास दौड़ा हुआ गया। थैली खटिक के हाथ में ही थी। जब मैंने उससे अपनी थैली मांगी तो बोला, क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है जो इस प्रकार दूसरे का धन देखकर उस पर लोभ करता है? यह थैली मेरी है, यही मेरा मामला है जो आपके सामने सच्चा सच्चा बयान किया है। ईश्वर मेरा साक्षी है जो मैं एक बात भी झूठी कहे हूँ। आपसे अनुरोध करता हूँ कि इसका न्याय कर आप मेरी थैली मुझे दिलवा दें। तब खटिक के बयान की बारी आई। वह बीरबल से बोला, गरीब परवर, आज मैं अपने बिक्री के पैसे का मिजान लगा रहा था, जबकि यह तेली मेरो दुकान पर तेल लेकर आया। यह मेरा निकट पड़ोसी है, मैं बराबर इससे तेल खरीद करता हूँ। यह तेल देकर तुरंत चला गया। जब कुछ देर बाद में पैसों का मीजान लगा चुका तो उन्हें गिनकर रखने के लिए थैली की तरफ देखा। थैली गायब हो गई थी। इसके अंतर्गत यही तेली मेरी दुकान पर आया था। मुझे शक हो गया और दौड़कर इसे रास्ते ही में पकड़ लिया। यह मुझे देखकर सिटपिटाने लगा और चाहता था कि चकमा देकर मुझे कोरा लौटा देवे। मैंने झपटकर इसके हाथ से पैसों की थैली छीन ली। यही मामला है, मैंने अपना सारा बयान सही सही दिया है। अगर एक शब्द भी झूठा हो तो ईश्वर मुझे दंड दे। हजूर समर्थ हैं, मेरा न्याय कर देवें। उन दोनों का बयान सुनकर उस समय बीरबल उन्हें घर जाने की आज्ञा दी और बोला, कल फिर तुम लोग इसी समय हाजिर होना। न्याय हो जाने तक इस पैसे की थैली को मेरे पास छोड़ जावो। थैली वहीं छोड़कर वे दोनों अपने अपने घर गए। इधर चीरवल ने एक नई युक्ति सोचकर पैसों को गर्म पानी में घुलवाया। उसको घुलवाने से यह अभिप्राय था कि यदि तेली के पैसे होंगे तो उसमें तेल लगा होगा और तेल गर्म पानी पर उतरा जाएगा, परंतु ऐसा न हुआ, बल्कि पैसों से और प्रकार की महक आने लगी। बीरबल को अब निश्चित हो गया कि वे पैसे तेली के नहीं हैं। वह प्रलोभन में आकर झूठा फरेब रचता है। इसका असली मालिक खटिक ही है।
दूसरे दिन जब वे उपस्थित हुए तो बीरबल ने उनके हाथ पर गीता की पुस्तक और गंगाजल रखकर कसम खिलवाया, परंतु उसमें भी कोई न हटा तात्पर्य कि उन दोनों ने ही कसम खा ली। तब बीरबल ने उस थैली को खटिक के हाथ में सपुर्द कर दो और तेलों को धोखेबाजी के अपराध में उचित दंड दिया। तेली की खूब कोड़ों से मरम्मत होने के पश्चात विदाई की आज्ञा मिलो। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 3 बादशाह का नाखून नई मजेदार कहानी। किसी देश के बादशाह का लड़ाई में पैर का अंगूठा कट गया था। उस बादशाह के पास बहुतेरे हकीम इसी काम के लिए नियुक्त किए गए थे कि जब कोई लड़ाई में आहत होता तो हकीम लोग उसका इलाज किया करते थे। हकीमों ने बादशाह के अंगूठे पर फिर से मांस आ जाने का बहुतेरा प्रयास किया, जिससे मांस तो बढ़ आया परंतु नाखून नहीं उगा। इसलिए बादशाह हकीमों पर चिढ़कर उन्हें कैद कर लिया और विचारों को जेल में बंद रहकर कैद की यातना भुगतनी पड़ रही थी। बादशाह इतना करके भी संतुष्ट नहीं हुआ। उसने बहुतेरे हकीमों को बारी दो से बुलवाकर अपने नाखून के जमने का इलाज पूछा, परंतु जब वे निरुत्तर रह जाते तब उन्हें तुरंत जेल का हवा खाने के लिए भेज देता। बादशाह की इस निष्ठुरता का समाचार क्रमशः दूर दूर देशों में फैल गया। विचारे वैद्य हकीमों को बड़ी चिंता उत्पन्न हुई। कितनों ने तो इस पेशे को त्याग कर दूसरा पेशा अख्तियार कर लिया। बहुतेरों ने जंगल पहाड़ों में छिपकर अपनी आत्मरक्षा की। विचारे रोगी चिकित्सकों के अभाव में तड़प तड़प कर मरने लगे। यह घटना क्रमशः हिंदुस्तान के वैद्यों ने भी सुनी। वे भी डरे और चाहते थे कि इस पेशे को त्याग कर आजीविका उपार्जन का कोई दूसरा मार्ग निकालें। इसी बीच यह बात फूटते 2 अकबर बादशाह के कानों तक पहुंची। बादशाह को ऐसे अत्याचारों को सुनकर बड़ा कष्ट हुआ और वे अपनी सभा बुलवाकर लोगों से दीन प्रजा की रक्षा का उपाय पूछे। बीरबल बोला, पृथ्वीनाथ, यदि मैं किसी प्रकार बादशाह तक जा पहुंचे तो कोई न कोई युक्ति लड़ाकर सब कैदियों को मुक्त करा दूं। बादशाह ने इस काम को करने के लिए बीरबल को 1 मास की मोहलत दी। बीरबल वैद्य का सा रूप बनाकर उस शहर में जा पहुंचा और गरीबों की मुफ्त दवा करने लगा। धीरे वैद्यगी का सब सामान भी संग्रह कर लिया। इसकी दवा से बहुतेरे रोगी आरोग्य हो गए, जिस कारण इसका यश नगर में बिजली की तरह फैलने लगा। शहर के कितने रईसों ने बीरबल को परोक्ष में समझाया, इस नगर को छोड़कर बाहर चले जाओ, नहीं तो बादशाह आपको भी कैद कर मरवा डालेगा। बेगुनाह जान गंधाने से क्या लाभ, परंतु बीरबल ने उनकी बातों पर कान नहीं किया। वह बराबर अपना काम दत्तचित्त होकर करता ही रहा। क्रमशः यह बात धीरे 2 बादशाह के कानों तक पहुंची। वह तो बराबर ऐसे हकीमों की फिराक में पड़ा ही रहता था। इसलिए दूसरे ही दिन अपन सिपाही भेजकर बीरबल को अपनी सभा में बुलवाकर बोला, हकीम जी, मैंने आपका बड़ा नाम सुना है, यदि आप मेरा भी कुछ भला करें तो मैं आपका बड़ा उपकार मानूंगा। मेरे अंगूठे का नख लड़ाई में कटकर गिर गया है। मैंने उसको फिर से उगाने के लिए बहुतेरे हकीम और वैद्यों की दवाएं की, पर कोई वैद्य श्राकृत कार्य नहीं हुए। यदि आपकी औषधि से लाभ होगा तो मैं सदैव आपका गुणगान करूंगा। बीरबल बोला, बेशक मैं आपका इलाज करूंगा, मुझे इस रोग की दवा मालूम है। उसके लगाने से 5 दिनों के अंतर्गत आपके नख फिर से उगाएंगे। मेरे गुरु का इस दवा पर बड़ा भरोसा है। उन्होंने मुझसे बतलाया था कि यह दवा कभी व्यर्थ नहीं जा सकती। आप मेहरबानी करके मेरे बतलाने के अनुसार दवाओं का संग्रह करा दीजिए। बादशाह प्रसन्न होकर बोला, हकीम जी, मुझे अब तक बहुतेरे हकीमों से पाला पड़ चुका है, परंतु आपसा अपनी दवा में दृढ़ता रखने वाला एक भी न मिला। बीरबल बोला, यदि परमात्मा सहायक रहा तो मैं आपसे निश्चय पूर्वक कहता हूं कि 3 दिन में फिर आपके नख पहले के समान उग आएंगे। हाँ, साथ ही इसके एक बात और है, मेरी दवा के नुस्खे कुछ ऐसे आसान नहीं हैं।
उनके एकत्रित करने में बड़ी कठिनता होगी। बादशाह बोला, कोई कठिनता नहीं है। क्या मैं इतना बड़ा बादशाह होकर दद्याओं को संग्रह न कर सकूंगा? बीरबल ने कहा, चाहे जो हो, संग्रह करना आपका काम है। मैं तो ऐसा कहता भी नहीं हूं कि आप उसे संग्रह नहीं कर सकेंगे। परमात्मा की कृपा से सब कुछ हो सकता है। केवल आपको एक शर्त लिखनी पड़ेगी कि अगर 1 मास के अंतर्गत आप दवाओं का संग्रह न कर सकेंगे तो फिर आपका मुझ पर कोई दावा नहीं रह जाएगा और आपके यहाँ जितने हकीम और वैद्य कैदी हैं सबको छोड़ देना पड़ेगा। हाँ, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जब कभी आप मेरी दवा मंगवा देंगे मैं बिला उज़्र आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। बादशाह ने अपने मन में अनुमान किया, यह हकीम पहले पहल इस नगर में आया है, इसलिए इसको मेरे खजाने का ज्ञान नहीं है। समझता है कि इतना द्रव्य बादशाह न खर्च कर सकेंगे कि जिससे दवा खरीदी जा सके। भला ऐसी वह कौन सी दवा होगी कि जिसे मैं न खरीद सकूंगा? वह अपने मन में खूब संकल्प विकल्प कर अपने को दृढ़ बनाकर बीरबल के कथनानुसार प्रतिज्ञा पत्र लिख दिया और फिर हकीम से दवा का नाम बतलाने की प्रेरणा की। बीरबल को भीतर दो बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने जान लिया कि अब निरपराध हकीम और वैद्यों के मुक्त होने का समय नजदीक आ गया है। हरी इच्छा प्रगट में बादशाह का यह शेर पढ़कर सुनाया। आना नहीं मुश्किल है कुछ नाखून का, फूल गर गूलर के हों व रोम हो भल्लूक का। उसके उपरोक्त शेर को सुनकर बादशाह अपने दीवान को दोनों वस्तुओं को यथाशीघ्र मंगवाने की आज्ञा दी। दीवान अपने निमक खाए भर परिश्रम करके थक गया, परंतु उसे सफलता न मिलो। उधर 1 महीने की शर्त भी पूछ गई। बादशाह को लाचार होकर सब कैदी वैद्य और हकीमों को जेल से मुक्त कर देना पड़ा। बादशाह ने कैद से छूटे हकीम वैद्यों को बुलवाकर उपरोक्त दवा का गुण पूछा। बीरबल उन्हें पहले ही से सावधान कर चुका था, इसलिए वैद्यों और हकीमों ने बीरबल की दवा की बड़ी तारीफ की। बादशाह को कहीं से बीरबल का छिद्रान्वेषण करने की जगह न मिली, अतएव वह उसे एक उत्तम कोटि का हकीम समझकर उस पर रुष्ट नहीं हुआ। विचारे हकीम कैद से छूटकर उसे बहुत दुआ दिए और सबों ने आपस में सहयोग कर अपने प्राणरक्षक को एक अच्छी रकम भेंट दी। बीरबल वहां से चलकर कई दिनों के पश्चात दिल्ली पहुंचा और बादशाह के सामने वहां का आद्योपांत समाचार कहकर सुनाया। बादशाह ने बीरबल के बुद्धिमानी की बड़ी प्रशंसा की और अन्य दरबारी भी सब तफर से वाह वाह करने लगे। दोस्तों, कहानी वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। 4 व्यसनी की लत बिल्कुल नई मजेदार कहानी। एक दिन बादशाह बीरबल के साथ नगर में होकर हवाखोरी के लिए निकला था। एक जगह नुक्कड़ पर उसे एक औरत दिखाई पड़ी। वह महाफूहड़ देख पड़ती थी। उसके मोटे मोटे होठों के बीच से 2 बड़े दांत बाहर को झांक रहे थे। नाक से पोटा जारी था। मलिन वस्त्र, खुले बाल और शरीर पर मिट्टी पानी मिश्रित दाग पड़े हुए थे। बात करते समय मुंह से थूक बाहर निकला आता था। कहाँ तक कहें, वह सर्वांग फूहड़ थी। राजा की तो बात ही अलग है, उसके हाथ के स्पर्श किए फल तक भी किसी रंग का खाने को जी नहीं चाहता था। वह स्त्री गर्भिणी थी। यह देखकर बादशाह को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे बीरबल से बोले, बीरबल, जरा कामदेव का प्रबल प्रभाव तो देखो। जिसके देखने मात्र से घृणा उत्पन्न होती है, उसके साथ रमण करने वाला भला कैसा होगा? बीरबल ने उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ, भूखे को जूठा मीठा नहीं सूझता। निद्रा देवी के आवाहन के समय मुलायम सेज व जमीन का विचार नहीं उठता। उसी प्रकार काम की ज्वाला के सामने भी भले बुरे का परिज्ञान भूल जाता है। उस समय काम से पीड़ित व्यक्ति को न जात सूझता है न कुजात। आपको अन्वेषण करने पर ऐसे बहुतेरे पुरुष मिलेंगे जो देखने में तो बड़े सुंदर और फिटिक बाज होंगे, परंतु ऐसी 2 गलीज जगहों में उन्हीं का नंबर निकलता है। बादशाह ने कहा, हाँ, तुम्हारा कहना भी सत्य हो सकता है।
इसलिए मैं चाहता हूं कि इससे रमण करने वाले की खोज की जाए। मैं उसे देखना चाहता हूं। बीरबल बोला, शायद कुछ देर अगल बगल के लोगों से पूछताछ करने पर कुछ भेद खुले। ऐसा विचार कर वे वहां से कुछ दूर निकल गए, परंतु बीरबल को उस बात की ही धुन बंधी रही। वह बराबर उसी स्त्री की तरफ लगा हुआ था। थोड़ी देर बाद एक ऐसी घटना घटी कि एक कामी पुरुष उसके बगल से होकर निकला और उस स्त्री से कुछ संकेत द्वारा कहकर आप आगे निकल गया। वह देखने में किसी उच्च कुल का जान पड़ता था, परंतु स्वभाव से लंपट प्रकट होता था। बीरबल ने उसे बादशाह को दिखाकर कहा, पृथ्वीनाथ, यही पुरुष उस स्त्री का यार जान पड़ता है। बादशाह को बीरबल की बातों से आश्चर्य हुआ और वे बोले, इस पर कैसे विश्वास किया जाए। बीरबल ने उत्तर दिया, उसकी तरफ कुछ देर तक ध्यान पूर्वक देखने से आपको स्वयं सिद्ध हो जाएगा। बादशाह ने बीरबल के कहने का अनुसरण किया। वे अनजानों की तरह उसकी दृष्टि बचाकर बराबर उसी तरफ देखते रहे। कुछ कालोपरांत वह लंपट फिर घूम कर आया और अंगुली के संकेत से उसे कुछ कहकर आप अग्रसर हुआ। महामाया भी उसके पीछे चली। कुछ देर के बाद वे दोनों एक गली में मुड़कर इनकी आंखों से ओझल हो गए। यह देखकर बादशाह का भ्रम मिट गया और उन्हें उस लंपट का जार उस होना निश्चित हो गया, परंतु फिर भी उधर ही दृष्टि अड़ाए रहे। अब ये दोनों आगे बढ़े। बादशाह को बीरबल को परिख पर बड़ा आश्चर्य हो रहा था, इसलिए बीरबल को छेड़कर बोले, बीरबल, तुम्हारी परिख तो बड़ी सच्ची निकली, परंतु यह तो बतलाओ कि पहले तुमने उसको कैसे पहचाना था। बीरबल बोला, पृथ्वीनाथ, यह सब आंखों की खूबियां हैं। हम लोग नगर में निकलते हैं तो बराबर रास्ते में आने जाने वालों की चाल ढाल का निरीक्षण किया करते हैं, जिससे आंखों को मनुष्यों से मिलकर व दूर से देखकर उनके आचरण समझ लेने की शक्ति प्राप्त हो गई है। मैं बहुत देर से बराबर उस लंपट की हरकतों को देख रहा था। पहले जब वह आया तो उसके हाथ पर केवल खैनी थी। चूने की तलाश में अगल बगल की दोवालों को देखता जा रहा था। दैवात एक संडास पर ताजा चूना छुआ गया था। झट अंगुलियों से चूना पोंछकर खैनी बनाकर खा लिया। अब आप ही बतलाएं कि जो संडास का चूना खैनी में मिलाकर खाने में नहीं हिचकता, उसके लिए यह काम करना कौन सा आश्चर्य है। उसी समय मुझे विदित हो गया कि यह व्यक्ति व्यसनों का संचा गुलाम है। बादशाह को बीरबल की ऐसी गुप्त पहचान से बड़ी प्रसन्नता हुई और वह घर आकर उसको एक जोड़ी दुशाला पारितोषिक दिया। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। 5 सुनार के हथकड़े। एक रोज बादशाह ने बीरबल से पूछा, क्या यह बात सही है कि कारीगर लोग मालिक की आंखों में धूल झोंककर अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं? इस विषय की लोगों में बराबर चर्चा सुनने में आती है। बीरबल ने कहा, पृथ्वी नाथ, यह तो आंख देखी और कान सुनी बात है। जो जिस काम को करता है वह उसमें पंडित हो जाता है। बादशाह ने फिर पूछा, तो क्या सुनार, लोहार, दर्जी पेशा के सभी चोर ही होते हैं? बीरबल ने उत्तर दिया, मैं यह कैसे कह सकता हूँ कि सभी कारीगर चोर ही होते हैं, परंतु फिर भी कितनों की चोरी सबको विदित हो चुकी है। जैसे सुनार ही को लीजिए। इनके संबंध में लोगों का विश्वास है कि कोई चाहे कितनी ही इनकी चौकसी करे, ये इनकेन प्रकारेण माल में से चोरी कर ही लेते हैं। कला की चालाकी संसार में विख्यात है। लोग तो परंतु ये इनकी इस यहाँ तक कहते हैं कि दुनिया की बातें तो दरकिनारे रहीं, ये अपने माता पुत्री तथा बहनों के आभूषणों में से भी चोरी करते हैं। यदि कहीं चुराना भूल गए तो समझ लीजिए कि उस रात में उन्हें नींद हराम हो जाती है। ये कपट मुद्रा कर जब तक उसमें से कुछ माल निकाल न लेंगे, तब तक इनके पेट में चूहे कूदा करेंगे। इस संबंध की एक घटना मेरी आंखों के सामने भी घटी है, उस पर जरा विचार कीजिए। एक गांव में एक वृद्ध सुनार रहता था। बुढ़ापे के कारण वह सुनारी का काम नहीं कर सकता था।
इसलिए विवश होकर दुकान में बैठा बंठा अपने एकलौते लड़के को सोनारी का काम सिखाया करता था। यदि लड़का कहीं चूक करता तो वह तुरंत उसकी भूल सुधरवा देता था। दैवयोग से उस वृद्ध सुनार की लड़की ससुराल से पीहर आई। उसे भी कुछ सोने के गहने बनवाए थे, अतएव अन्य जगह न देकर उसने अपने भाई से ही गहने बनवाना उत्तम समझा। उसका ख्याल था कि भाई के हाथ से बने हुए गहनों में फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरे सुनारों का क्या विश्वास। वह अपना सब सोना भाई को देकर आप उसके पास बैठकर गहने बनवाने लगी। उसका बूढ़ा बाप भी वहीं दुकान में बैठा हुआ था। बूढ़े ने मन में अनुमान किया, जो मैं लड़के से प्रकट रूप में कहता हूँ तो लड़की सारी बातें जान जाएगी, और यदि नहीं कहता हूँ तो लड़का चहन के गहने सोचकर उसमें से चोरी नहीं करेगा। तब तो मेरे इस पेशे का नाम कलंकित होगा। वह अंगड़ाई लेता हुआ चोला, अरे राम, अपने लिए तो सभी एक समान हैं। ठग जाने ठगी की भाषा, ताते उमा गुप्त करी राखा, बाली घटना घटी। लड़का बाप की शिक्षा से धीरे धीरे पंडित हो चुका था। उसने अपने पिता के कहने का भावार्थ समझ लिया, परंतु प्रकट रूप से पिता को कुछ उत्तर नहीं दिया। बूढ़े ने समझा कि शायद लड़के को मेरा सांकेतिक शब्द समझ में नहीं आया, अतएव रह रहकर वही पहले वाला शब्द पुनः पुनः कहने लगा। लड़का दत्तचित्त हो अपनी बहन से बातें करता हुआ गहने गढ़ रहा था। पिता के बार बार के टोकारे से खींच कर बोला, पिताजी, आज आप इतना राम राम क्यों कह रहे हैं? अरे राम ने तो बहुत पहले ही लंका नगरी को लूट लिया था, अब उसमें रखा ही क्या है? अपने लाडले से ऐसा संतोषप्रद उत्तर पाकर वृद्ध गद हो गया और उसे अपने पुत्र पर बहुत भरोसा हुआ। वह लड़का कोवा से कबेला चतुर वालों कहावत पहले ही चरितार्थ कर सोने की एक गुली माल में से कपट कर राख में छिपा दिए था। इस घटना को सुनकर बीरबल ने कहा, पृथ्वीनाथ, कारीगर बड़े बजर बेहया होते हैं। वे अपने कला में जब तक चोरी करना नहीं जानते तब तक उनको अपने कारीगर होने में संदेह ही बना रहता है। आप इसे पक्का समझें कि जो जितना बड़ा कारीगर होता है वह उतना ही चोर भी होता है। यही इनकी विशेषता है कि माल चुरा लेते हैं और दूसरों पर इनका भेद प्रकट नहीं होने पाता। सुनार तो शास्त्रों द्वारा इस फन में विख्यात हैं। इनका नाम शास्त्रकारों ने पश्यतो हर बतलाया है। इसका भावार्थ यह है कि यह आंख के सामने ही चोरी करते हैं, परंतु देखने वालों की बुद्धि कुछ काम नहीं करती। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 6 भाग्य बड़ी है कि उद्योग नई मजेदार कहानी। एक दिन बादशाह ने अपने दरबारियों से भरी सभा में पूछा, भाग्य बड़ी है व उद्योग? सब दरबारियों ने एक मत होकर बतलाया, पृथ्वीनाथ। उद्योग बड़ा है, परंतु बीरबल की राय सबसे भिन्न थी। वह अपनी तरफ से अकेला होकर बोला, महाराज, मेरी सम्मति से भाग्य बड़ी है। बादशाह ने बीरबल से पूछा, यदि उद्योग न किया जाए तो भाग्य क्या कर सकती है? भला उस मनुष्य को जो भाग्य के भरोसे बैठ रहे, कभी खाना नसीब हो सकता है? बीरबल ने उत्तर दिया, चाहे कोई कितना ही उद्योग क्यों न करे, परंतु जो बात उसके भाग्य में लिखी न होगी कदापि नहीं मिल सकती। यह सब देखते हुए भाग्य को ही प्रधानता मिलनी चाहिए। एक दरबारी को बीरबल की यह दलील बहुत खटकी और वह बादशाह से निवेदन कर बोला, पृथ्वीनाथ, जब बीरबल को भाग्य की प्रधानता मालूम है तो इसका कोई सबूत भी होगा। बादशाह ने झट बीरबल से पूछा, हाँ बीरबल, इस बात का कोई सबूत दो। बीरबल बोला, पृथ्वीनाथ, यह कोई ऐसी वैसी बात नहीं है जो कोई गांठ में बांधे फिर रहा हो और तुरंत खोलकर दिखला दे। आपकी ऐसी ही इच्छा है तो कुछ दिनों में सिद्ध करके दिखला दूंगा। उस दिन का कार्य समाप्त हुआ और लोग अपने दो घर गए। एक दिन बादशाह को जमुना में शेर करने की इच्छा हुई, अतएव कुछ दरबारियों को साथ ले एक खास नौका पर बैठकर यमुना जी में जल विहार करने लगा। बीच दरिया में पहुंचकर फिर उसे भाग्य और उद्योग वाली बात स्मरण हो आई
उसने बीरबल से कहा, क्यों बोरबल, अभी तुम्हारा दिमाग ठिकाने आया कि नहीं? बोलो, उद्योग को प्रारब्ध से प्रधान मानते हो वा नहीं? इस बार भी बीरबल ने पहले ही सा उत्तर दिया। बीरबल की इस हठधर्मी पर बादशाह चिढ़ गया और तत्क्षण अपने हाथ की अंगूठी निकालकर जमुना जल के मध्य में छोड़ दिया और बोला, अच्छा बीरबल, यदि अपनी भाग्य की प्रधानता से तू 1 मास के अंतर्गत यह अंगूठी मुझे न मिला सकेगा तो तेरी गर्दन उड़ा दी जाएगी। बादशाह के उस आकस्मिक कोप से सब लोग थर्रा गए। सब लोगों ने देखा कि यहाँ पर जमुना जी का जल बहुत गहरा है। यहाँ से अंगूठी का मिलना असंभव हो नहीं बल्कि नितांत असंभव है। अब बोरबल की जान नहीं बच सकती, परंतु बीरबल ने कुछ जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप बैठा रहा। नाव किनारे पर आ लगी। घर लौटते समय बादशाह ने उस जगह अपने सिपाहियों की पहरा चौकी बांध दो ताकि बीरबल किसी प्रकार उस अंगूठी को जल से बाहर न निकाल सके। बीरबल प्रारब्ध के भरोसे चुप्पी साध कर बैठा रहा। जब 27 दिन व्यतीत हो गए तो बादशाह ने बीरबल से पूछा, क्यों बीरबल, अंगूठी मिली? बीरबल ने इनकार किया। तब बादशाह ने कहा, देखो बीरबल, अब भी उद्योग की प्रधानता स्वीकार कर लो, मैं तुम्हें माफी दे दूंगा। बीरबल ने उत्तर दिया, नृथवीनाथ, भाग्य के सामने उद्योग नहीं टिक सकता। मशल मशहूर है, घड़ी में घर जले 9 घड़ी भद्रा। अभी 3 दिन का समय और है, इतने में तो कितना उलट फेर हो सकता है। बादशाह के क्रोध रूपी अग्नि में और भी आहुति पड़ गई। वह एकदम क्रोधित हो गए। जब अवधि का दिन बीत गया तो चौथे दिन फिर बादशाह ने बीरबल से अपनो अंगूठी मांगी। बीरबल ने कहा, पृथ्वीनाथ, मेरे भाग्य से अंगूठी नहीं मिली। बादशाह क्रोधित होकर बोला, तब मरने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। बीरबल तो पहले से ही कमर कस चुका था। वह बादशाह के सामने निर्भय खड़ा हो गया। उसकी मुस्के कसकर बांध दी गई। बीरबल की दशा पर बादशाह को फिर तरस आ गई और बोले, बीरबल, अब भी मौका है, तुम उद्योग की प्रधानता स्वीकार कर लो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। बीरबल ने उत्तर दिया, गरीब परवर, मरते को मारना अच्छा नहीं। आप तुरंत मुझे मारे जाने की आज्ञा दीजिए। बादशाह ने कहा, अच्छी बात है, तब तो आगे ही आ रहा है। बादशाह ने वधिक को बीरबल को फांसी घर ले जाने की आज्ञा दो। वह घर मकान के चौक के पास ही बना हुआ था। चीरबल की यह दशा देख समस्त प्रजा घबरा ठड़ी, क्योंकि बीरबल के समय में सबको रामराज्य था। न राजा का जुल्म प्रजा पर चलने पाता था और न प्रजा का राजा पर। सबके चेहरे पर मुरदनी छा गई। बीरबल के घर वाले भी चुपचाप मलिन मुख किए सब कार्यकलाप देख रहे थे। वे अब अपना धैर्य कायमन रख सके और सबके सब सुसक सुसक कर रोने लगे। चीरबल फांसी के तख्ते पर चढ़ाया गया। नियम के अनुसार वधिकों ने बीरबल से पूछा, आपकी अंतिप्र इच्छा क्या है? उसको पूरी करने के लिए 10 मिनट का समय और दिया जाता है। बीरबल अभी कुछ कहने भी नहीं पाया था कि एक फकीर प्रकट हुए। उनको आते किसी ने नहीं देखा था, जिससे ऐसा प्रतीत हुआ मानो जमीन को फाड़कर प्रकट हुए हो। फकीर ने कहा, बीरबल, यह तुम्हारे फांसी का समय है, अतएव मरने से पहले एक पुण्य कर्म करता जा। यह सवेरे सवेरे का समय है और मुझे भूख बहुत लगी है, इससे तू मेरे भोजन का प्रबंध कर। इससे बढ़कर दूसरा दान नहीं है। सदा ऐसे लोग कहते आए हैं। मैं मछली खाना चाहता हूँ, इसलिए एक अच्छी मछली पकाकर खिला और मुझ क्षुधित का आशीर्वाद ले। बीरबल बड़ी असमंजस में पड़ गया। एक तो मरण काल, दूसरे फकीर की याचना, सो भी मछली। वह बोला, शाह साहब, आपको ज्ञात होना चाहिए कि मैं एक कुलीन ब्राह्मण हूँ। हम लोग अपने चौके में मछली मांस का प्रयोग नहीं करते, फिर आपको क्यों कर खिलाऊं? फकीर बोला, यह सब सही है, परंतु यदि तू इस मरणकाल में मेरी क्षुधा मिटाएगा तो इस पुण्य से तेरा बाल बच्चों के सहित कल्याण होगा। वहां पर उस समय जितने लोग एकत्रित थे, सबों ने बीरबल से फकीर की इच्छा पूर्ति का अनुरोध किया।
कुछ काल तो यूं ही बातचीत में टल गया। अंत में मत विशेषता के कारण बीरबल को अपनी जिद छोड़नी पड़ी। एक आदमी बाजार जाकर एक मल्लाह से एक खूब मोटी और बड़ी मछली खरीद लाया। जब उस मछली को बीरबल छुरी लेकर चीरने बैठा तो उसके पेट में कोई ठोस चीज दिखाई पड़ी। उसका संपूर्ण पेट काटते ही बादशाह की वह जल में फेंकी हुई अंगूठी बाहर निकल आई। बादशाह अपनी खिड़की से गर्दन निकालकर बीरबल की फांसी का दृश्य देख रहा था। उसने देखा कि बीरबल एक मछली फाड़ रहा है, परंतु उसके और उस फकीर के अंतर्गत क्या क्या बातें हुई इसका उसे कुछ भी गम न था। बीरबल उस अंगूठी को हाथ में लेकर खड़ा हो गया और शाह साहब को देखने लगा। वे उसके खड़ा होने से पहले ही अंतर्ध्यान हो गए थे। बीरबल ने एकत्रित मंडली से कहा, आप लोगों की अनुमति प्राप्त कर मैं एक बार पुनः बादशाह से मिलना चाहता हूँ। कृपा कर मुझे फिर बादशाह के समीप ले चलें। उन लोगों ने मछली का पेट फाड़ते समय कुछ निकलते हुए अवश्य देखा था, पर क्या निकला सो कोई नहीं जानता था। वे बड़ी प्रसन्नता से कर्मचारियों के सहारे बीरबल को बादशाह के पास ले गए। बीरबल को अपने समीप आते हुए देखकर बादशाह ने अनुमान किया, हो न हो बोरबल डरकर अब उद्योग की प्रधानता स्वीकार करने के लिए मेरे पास आ रहा हो, परंतु अब मैं अपनी आज्ञा भंग न करूंगा। इसीलिए इसके पहले हो मैंने उसे कई बार मौका दिया था, परंतु उस समय उसने मेरी बातों पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। बीरबल पास पहुंचकर बादशाह को सलाम किया। तब बादशाह ने कहा, बीरबल, अब तुम्हारा प्रयास करना वृथा है। इस समय चाहे तुम उद्योग की प्रधानता मान भी लो, परंतु मैं अपनी आज्ञा रद्द नहीं करूंगा। बीरबल ने कहा, प्रभु, जरा पहले मेरी बातें सुन लें। मैं उद्योग की प्रधानता मानने नहीं आया हूँ। बादशाह ने कहा, अच्छा कहो। तब बीरबल बोला, आपको अंगूठी देने आया हूँ, इसे पहन लीजिए। बादशाह ने उसे हाथ में लेकर देखा तो सचमुच वही राजमुहर वाली अंगूठी थी। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि वे उसे जमुना के अगाध जल में फेंक आए थे। कई बार खूब उलट पलट कर देखा। जब उसके निस्बत कुछ संदेह न रहा तो बोले, बीरबल, यह अंगूठी कैसे प्राप्त हुई? बीरबल ने जवाब दिया, गरीब परवर, मेरा प्रारब्ध घसीट लाया है। तब उसके मिलने का सब किस्सा बीरबल ने बादशाह को सुनाया। बादशाह बीरबल से बहुत प्रसन्न हुए और 10,000 मुहरें, एक सुंदर वन तथा कई वाहन पुरस्कार में दिए। उसके घर वालों को भी सुंदर 2 वस्त्र दिए गए। उपस्थित जनता के सहित बादशाह ने प्रसन्नता से प्रारब्ध की प्रबलता स्वीकार कर ली। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल आर.के. वर्मा को सब्सक्राइब जरूर कर ले और यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।